हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी हम लोग सीडीपी का क्लास लगातार यहाँ कर रहे हैं। यह क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास हम लोग ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं। सीडीपी का 4 क्लास डिस्कस कर चुके हैं और मैथ का 2 क्लास डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग प्लेलिस्ट भी अलग से आपको बना दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में यह देख लीजिएगा। इसके बाद जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सीटेट का नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत चल रही है। अगर सब चीज सही रहा तो आपका नोटिफिकेशन अप्रैल टू मई में, अप्रैल से मई के अंदर देखने को मिलेगा और जुलाई में संभवतः आपका एग्जाम भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है लगातार हम लोगों को देखना है और टॉपिक वाइज जो है हम लोग अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में यह एक छोटा सा प्रयास है। तो आज सीडीपी का क्लास नंबर 5 है, तो इसको निश्चित रूप से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए सीडीपी का और मैथ का क्लास अभी ला रहे हैं। इसके बाद हम हिंदी कवर करेंगे और चाह रहे हैं हम मैक्सिमम जो कि उतना मार्क्स कम से कम आपको आ जाए, उतना सा आप कंप्लीट कर लें टॉपिक कि 100 प्लस आपको निश्चित रूप से आए। 130 के लिए आपको स्पेशल मेहनत करने की आवश्यकता है। तो लगातार अगर बने रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 130 140 ला सकते हैं आप। यह उतना भारी एग्जाम नहीं होता है, उतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें प्रयास की जरूरत पड़ती है। आपको लगातार जो है देखना होगा, लगातार प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक को देख लेते हैं। अभी जो है कुछ प्रश्न हम प्रीवियस ईयर का यहाँ रखे हैं, वही आपसे शेयर करेंगे। आज का प्रश्न नंबर पहला है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है। व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। देखिए विशिष्ट होना जो है यह आपका निगेटिव सेंस में यूज होता है, तो यह आपका नहीं हो सकता है। व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, देखिए शिक्षार्थी के मध्य खाई जो होता है वह आप कम करके इस चीज को नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। निष्पादन और योग्यता, देखिए हर एक स्टूडेंट की निष्पादन और योग्यता क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए जो है इसके आधार पर हम लोग व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य हैं। देखिए कौन से शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं और कौन से अयोग्य हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका जो है इससे जो है विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो शिक्षार्थी के सीखने योग्य हैं या अयोग्य हैं, इसके लिए जो है व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो यह आपका सबसे करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा देखिए यहाँ कुछ कुछ चीज जो है हम जैसे विशिष्ट होने, यह जो है विशिष्टता विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए, शिक्षार्थी में नहीं होना चाहिए। और मध्य खाई क्या होता है, खाई कम करना, यह भी जो है आपका निगेटिव सेंस में यहाँ यूज हो रहा है। और खाई कम करना जो है, खाई क्या मध्य कम कीजिएगा, दो स्टूडेंट के बीच, दो स्टूडेंट है उसके बीच क्या आप प्रूफ कीजिएगा, छोटे बच्चे हैं वहां तो कुछ आप प्रूफ वैसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके मध्य जो है खाई कम करके आप जो है व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सबसे उपयुक्त है मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए, ठीक है, किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? विद्यालय किस प्रकार का उपलब्ध करवा सकता है? क्या उपलब्ध? सहयोग। तो देखिए ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। इसके बाद है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। देखिए सीखने का अवसर जो उपलब्ध कराना होता है यह बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। बाल केंद्रित
पाठ्यचर्या का पालन, यह भी एकदम सही है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का ही पालन करना चाहिए, यह भी आपका पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय नहीं किया जा सकता है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय भेजना, देखिए इससे जो है हर एक तरह के स्टूडेंट आपके स्कूल में पाए जाते हैं, उसमें से आप जो है विशेष विद्यालय में भेजना स्टार्ट कर देंगे तो वहां जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। इससे आप जो है विभिन्नताओं को संबोधित नहीं कर सकते हैं और इसमें सहयोग की भावना भी आपका नहीं होगा, तो यह आपका नहीं होगा। इसके बाद जो है यह भी नहीं होगा और यह समान स्तर पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, यह भी नहीं होगा। 2 नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है, अतः आप 2 नंबर पर जा सकते हैं। तीसरा है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है तो क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए, देखिए सिर्फ लड़कों की बात हो रही है तो यह आपका जो है जेंडर को प्रभावित करता है, इसलिए यह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रभावित करता है, यह नहीं हो सकता है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, यह सही है। अच्छे लड़की अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, यह सही है। लेकिन और हम ऑप्शन देख लेते हैं, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, देखिए निरुत्साहित करना यह जो है नेगेटिव सेंस में होता है, डायरेक्ट यह नहीं होगा। और इस दोनों में जो है सबसे अच्छा यह है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, यह बिल्कुल सही है, अतः आप 2 नंबर पर जा सकते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है आपका किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर यह नहीं होगा। सीखने को बोर्ड परीक्षा की बात जहां भी होती है तो यह सतत मूल्यांकन के तहत नहीं आता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण जो है यह थोड़ा सा निगेटिव सेंस में इसका यूज हो सकता है। और व्यापक स्केल पर डायरेक्ट जो है लगातार आप निरंतर परीक्षण करेंगे तो इससे सही आप नहीं कर सकते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन इससे नहीं कर सकते हैं, यह भी आपका नहीं होगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर यह बिल्कुल सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के तहत अवलोकित किया जाता है, रिकॉर्ड को किस तरह से सुधारा जाए इस पर काम किया जाता है, ठीक है। सीखने के किस प्रकार, सीखने के प्रकार, सिखाने नहीं, यहाँ सीखना है, सीखने के प्रकार, तो यह पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। यहाँ देखिए यह भी पॉजिटिव सेंस है आपका, सीखने को सुनिश्चित कर, सीखने को यह पॉजिटिव रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण यह जो है नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। यहाँ देखिए यह भी पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है और यह अवलोकित, रिकॉर्ड में सुधार जो है यह पॉजिटिव यहाँ सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए आंसर 3 जो है यह करेक्ट है। चौथा देख लेते हैं, अगर इससे अच्छा होगा तो उस पर टिक लगा सकते हैं। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, देखिए परीक्षाओं का सामंजस्य, यह परीक्षा शब्द जो है यह सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। परीक्षाओं का सामंजस्य जो है इसमें सामंजस्य बैठाना यह बिल्कुल ही इससे मैच नहीं खाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका आंसर आपका 3 हो गया। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, यह बिल्कुल निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, यह नहीं होगा। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह दोनों निगेटिव शब्द है, अगंभीर बनाता है और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, यह भी नहीं होगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम नहीं करता विद्यालय आधारित आकलन। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना, देखिए यह भी बाधा उत्पन्न करना हो गया, यहाँ यह नेगेटिव सेंस में हो गया, यह नहीं होगा।
तो बाकी बचा आपका 4, यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्या है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल है, परिचित वातावरण है। परिचित वातावरण किस तरह से बनाएंगे? मैत्रीपूर्ण व्यवहार, विद्यालय में जो है लोकतांत्रिक व्यवहार, और अधिक सीखने के लिए जो है सभी शिक्षार्थियों की मदद करना। यह सब पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। आंसर आपका 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट में निश्चित रूप से बताइए वीडियो कैसा लगा। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, यहाँ डैश होगा, ठीक है, डैश की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों को सामान्य योग्यता स्तर, शतात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने के शतात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, देखिए सीखने की तत्परता सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। इसके बाद शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, यह भी नहीं है। थॉर्नडाइक का तत्परता नियम, यह भी नहीं है। आपका हो गया सीखने के शतात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यह आपका सही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से इसको सही आंसर पर आ सकते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, क्योंकि बहुत सारा चीज आप जैसे ही देखेंगे वहां से यह हट जाएगा, ऑप्शन से ऑटोमेटिक हट जाता है। आप भी इस पर काम करेंगे, आप लोगों को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। लगातार प्रयास जो है करते रहिए, जरूर आप लोग जो है इसमें अच्छा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शिक्षिका की कक्षा में शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। पहिया वाली कुर्सी मतलब व्हील चेयर से जो है बच्चे जा रहे हैं, अपने साथी से मदद लेंगे। सबसे उचित क्या होगा? सबसे उचित हम लोगों को देखना है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यह सही है। देखिए, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अगर उनको कक्षा कक्ष में ही आप कोई ऐसी गतिविधि करवा लीजिए जिससे कि वह सही से उसको कर सके और उसको इधर उधर जाना भी नहीं पड़े, क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में परेशानी होगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है, 3 लग रहा है हमको, एक 4 भी देख लेते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं बच्चों को कि आप खेल के मैदान में जाने के लिए बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। बैसाखी से वो कैसे खेल पाएगा? कोई भी विकलांग बच्चा है, सब एक तरह का नहीं होता है, सब लोग जो है बैसाखी की मदद से जाके खेल नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे करेक्ट जो है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो भी हैं, कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि, कक्षा कक्ष में उनसे कोई वैकल्पिक गतिविधि करवा लीजिए, यह सबसे सही है, ठीक है, सबसे उचित यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, यह सही है। देखिए, समावेशी विद्यालय जो है हर एक स्टूडेंट को अधिगम परिणाम, वह जो अधिगम कर रहा है और इसका जो परिणाम सामने आ रहा है, ठीक है, इसको सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, काम करता है, अधिगम परिणाम को सुधारने का काम करता है। तो यह बिल्कुल सही है। तो दूसरा यह ऑप्शन आपका सही है। तीसरा भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। देखिए, मध्य अंतर, यह बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद है
और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धता। देखिए, कम चुनौतीपूर्ण जैसे ही बच्चों को देगा तो उससे क्या होगा, भेदभाव उत्पन्न होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यह नहीं होगा। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। देखिए, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी जो होंगे उनके अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध। देखिए, यह विशिष्ट वाला जो शब्द है, विशिष्ट रूप से, यह निगेटिव सेंस में होता है। और योग्य शिक्षार्थी जो होते हैं, योग्य शिक्षार्थी, इसमें जो है थोड़ा सा अंतर वाला शब्द जो है फील होता है, इसलिए यह हम मेरे हिसाब से निगेटिव सेंस में यहाँ यूज हो रहा है, तो यह नहीं होगा। सबसे आपका करेक्ट 2 नंबर लग रहा है मेरे हिसाब से, और यही आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा आप लोग भी इस पर दिमाग लगाइएगा, इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा, और वहां से आप सही आंसर की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। यह सही है। प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी सहयोग की आवश्यकता होती है, ऐसे सहयोग जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, यह नहीं होगा। अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं, यह नहीं होगा। यह सब जो है पॉजिटिव सेंस में होता है, और यहाँ जो है थोड़ा सा यह एक अलग टाइप का है, इसलिए जो है यहाँ यह आंसर भी आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन से जाते हैं फिर भी आपको यह आंसर जो है दिखाई देने लगेगा, और अगर आप प्रश्न से आंसर पर जाएंगे फिर भी आपके लिए यह सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ऐसे सहयोग की आवश्यकता, प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट होता है उसमें कुछ विशिष्टताएं पाई जाती है। जो विशिष्टता पाई जाती है वह सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सहयोग की, उनको भी कुछ सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, इस 2 के कारण होता है। मनोसामाजिक कारक नहीं है इसका। तो देखिए, दोनों हो रहा है, और 4 में आपका 2 और 3 का संयोजन है, इसलिए ऑप्शन जो है करेक्ट रूप से 4 होगा। तो यहां से आप डायरेक्ट आंसर पर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। शिक्षार्थी को ही छूट दे दिए कि क्या सीखना है, तुमको किस तरह से सीखना है, तो जैसे ही छूट देंगे उसके माइंड में जो है क्रिएटिव सोच डेवलप होगा। तो क्रिएटिव सोच जो होता है वह शिक्षार्थियों के लिए अच्छी बात होती है, यह पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और यह आंसर सही है। और हम लोग 3 ऑप्शन को देख लेते हैं, अगर इससे ज्यादा सही रहा तो उसको भी टिक कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। यह निष्क्रिय रूप से यह नहीं हो सकता है। निरंतर गृह कार्य, यह बिल्कुल गलत है। निरंतर गृह कार्य देंगे तो उससे जो है यह निगेटिव सेंस में यूज होता है, निरंतर गृह कार्य देना। ठीक है, और यह जो है अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य कराना, व्यक्तिगत कार्य कराना, यह बिल्कुल ही निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, यह नहीं होगा। तो आपका 1 नंबर जो है बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रश्नों का हल किए। यह सीडीपी का प्रश्न था। नेक्स्ट क्लास हम मैथ का लाएंगे। ठीक है, तो वहां आप मैथ का जो सीडीपी वाला प्रश्न रहता है, क्योंकि मैथ जो है आपको जो बनाने वाला रहेगा, बनाने वाला मैथ वह बहुत ही इजी रहता है। बनाने वाला जो मैथ रहता है वह
सरल रहता है, वह आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग पहले यह सीडीपी का जो है कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। थोड़ा सा उबाऊ लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जो है यह सही हो जाएगा और आप इसके टेक्निक को समझ जाएंगे, फिर बेटर होने लगेगा, सब आसान लगने लगेगा। और जो मार्क्स है वह 100+, इसके बाद 120, 30 स्कोर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान रहता है। पेपर 1, पेपर 2 दो पेपर होता है, तो दोनों के लिए आप 100+ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय।